Welcome to Threshold Chemistry. My name is Mohammad Zishan Alam. In this particular video, we are going to start a new chapter of physical chemistry, that is chemical equilibrium. Before starting this chapter, we should have to know what is the weightage of this chapter in JEE and NEET examination. It consists of average 2 questions in JEE and 2 questions in NEET examination. So how we are going to start this chapter? First of all, we will discuss the concept deeply, and then we will solve the previous year questions of each topic, and in the last we will revise the whole video briefly. What you need to do is to take pen and paper and write as much as possible that you can write. Write everything which I am writing on the tab and also what I am speaking. Do write maximum. So let's start our chapter with chemical equilibrium. So आप यहाँ देख सकते हैं chemical equilibrium दो वर्ड से मिलके बना है. फर्स्ट इज केमिकल एंड सेकंड इज इक्विलिब्रियम. तो इसको दोनों को अलग अलग समझते हैं, उसके बाद हम मिलाएंगे. इक्विलिब्रियम से क्या समझते हैं? कोई भी दो चीज़ जो फॉरवर्ड भी जा रही हो और बैकवर्ड भी जा रही हो. सबसे आसान एग्जांपल लेते हैं पानी का. पानी लो, एक सबके घर में पानी होता है. बर्तन लेना, बर्तन लेने के बाद गैस पे रख देना, ढक्कन ढक दो उस पर, ढकने के बाद गैस जला दो, यहाँ आग लगा देना. आग बर्तन में लगाना, ठीक है. आग लगाने के बाद देखोगे कुछ देर बाद इसका टेम्परेचर राइज़ होगा. जब टेम्परेचर राइज़ होगा यहाँ से स्टीम बनेगी. स्टीम बनने के बाद जब ये इससे ढक्कन से टकराएगी, जब ये आपने ये ढक्कन डाल रखा है, इसके बाद में ये एनर्जी अपनी स्टीम लूज़ करती है. लूज़ करने के बाद जो H2O गैस बनती है, जिसको हम वेपर बोलते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में. वही इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है एट दिस टेम्परेचर. H2O लिक्विड इज़ कन्वर्टिंग इनटू H2O गैस. समझ में आया? पानी है, पानी को बंद कर दो, एक क्लोज कंटेनर में होगा ये क्लोज कंटेनर. आप चाहोगे पानी को खुला रख दें और इक्विलिब्रियम में चेंज हो जाए? नहीं हो सकता. क्लोज कंटेनर में पानी लो, बंद करो, एक टेम्परेचर आएगा जहाँ पे स्टीम और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे. ठीक है. इसमें देखने वाली क्या चीज़ है? इसमें ये देखना है यहाँ पे कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं हुई है. क्या नहीं हुई है? नो केमिकल रिएक्शन, नो रिएक्शन. कोई रिएक्शन हुई है? पानी था, पानी रहा, फिर से उबलेगा, फिर से स्टीम बनेगी, फिर से ये लिक्विड बन जाएगा. ठीक है. इसलिए हम केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए पूरे को क्या लेते हैं? एक इक्विलिब्रियम का, ये इक्विलिब्रियम का साइन होता है, दिस वन, ये होता है इक्विलिब्रियम का साइन. उसके अलावा हम लेते हैं PCl5 एंड Cl3. जब PCl5 को एक डब्बे में डालेंगे, ये हमारा PCl5 है ब्लू वाला, हमने इस डब्बे में डाला और डब्बे को डालने के बाद ये डब्बा बंद कर दिया. जब डब्बा बंद कर देंगे और यहाँ पे आग लगा देंगे, तो आप कुछ देर बाद देखोगे PCl5 PCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा. एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि ये दोनों, जितना PCl5 टूटेगा उतना PCl3 बनेगा और Cl2 भी बनेगा. ठीक है. PCl3 जितना बनेगा उतना Cl2 बनेगा. ठीक है. इससे क्या पता चल रहा है हमारे पास में? देखो, यहाँ PCl3 था, केमिकल रिएक्शन हुई, यहाँ पे एक कंपाउंड है, यहाँ दूसरा कंपाउंड है, ये तीसरा कंपाउंड बन गया. ठीक है. तो ये एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है और इसमें इक्विलिब्रियम भी अटेंड हुआ है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम. समझ गए डिफरेंस क्या होता है इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम? जब हम टाइप्स पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के तो हम और अच्छे से समझेंगे. अभी तो हमने क्या सीखा, अब इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पे आते हैं. ठीक है. इट इज़ ए स्टेट ऑफ ए प्रोसेस एट विच वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम लाइक कॉन्सेंट्रेशन, जो भी कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया होगा इसका, अगर लिक्विड सॉल्यूशन है, अगर गैस है तो पार्शियल प्रेशर लिया होगा, कोई टेम्परेचर लिया होगा, ये कांस्टेंट हो जाए. कांस्टेंट का मतलब कि वक्त के साथ चेंज ना हो. एक बार अटेंड हो गया, अगर जब तक हम कोई भी उसमें छेड़खानी नहीं करेंगे तब तक वो वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा जब तक हम छेड़खानी. अगर हमने कुछ भी छेड़खानी की तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है ली शैटिलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग. सारी चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये सब इंट्रोडक्शन है. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं.
तो सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। सब टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कितने होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक पढ़ा जाता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा क्या पढ़ा जाता है हमारे पास में, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिजिकल इक्विलिब्रियम का सबसे अच्छा एग्जांपल अभी मैं दे चुका हूँ, फिर से देखते हैं। फेज इक्विलिब्रियम, यहाँ पे केवल फेज चेंज होता है। क्या चेंज होता है, फेज। जैसे जैसे समझो सॉलिड लिक्विड इक्वेशन, कोई भी सॉलिड लिक्विड इक्वेशन डाल दो, आपकी फेज इक्विलिब्रियम होगी। जैसे H2O, बर्फ़ ले लो, बर्फ़ और किसका इक्विलिब्रियम बना दोगे, पानी का। लिक्विड डाल दो H2O। वहीं पे अगर हमारे पास में ये नहीं है, लिक्विड और गैस का ले लो। अरे कुछ भी ले लो, लिक्विड और गैस का ले लो। सॉलिड लिक्विड H2O, पानी ले लो। H2O पानी किसके साथ, गैस में करना है, तो गैस क्या होती है हमारे पास, वेपर। वेपर ले लिया। उसके बाद में तुम कुछ भी ले लो, जैसे गैस और सॉलिड का ले लो, गैस सॉलिड सब्लिमेशन, वो भी होता है। H2O सॉलिड से, H2O गैस, H2O गैस, ये सब्लिमेशन का हो गया। ये फेज इक्विलिब्रियम होता है। सब्लिमेशन का एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं, CO2 गैस, CO2 सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू CO2 गैस। अरे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं ना, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये, सॉलिड CO2, इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, पढ़ेंगे सारी चीज़ डिटेल में, ठीक है। ठीक है साहब, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरी तरीके क्या क्या कौन सा होता है, फेज इक्विलिब्रियम हो गया। दूसरा कौन सा होता है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड क्या सॉल्यूशन होगा, सोचो सोचो, कोई भी लिक्विड सोच लो। अरे पानी ले लो, पानी ले लिया, पानी में क्या डाल दो, चीनी, शुगर, तो शुगर का मिक्सचर हो गया ना, H2O और शुगर का मिक्सचर हो गया, सॉलिड शुगर, लिक्विड पानी, सॉलिड शुगर हो गया। यहीं पे अगर तीसरा एग्जांपल देखोगे, तीसरे तरीके का क्या होता है, गैस इन लिक्विड। अरे लिक्विड कोई से, चलो फिर से ही पानी लेंगे, पानी पानी नहीं छोड़ना है, पानी लो, पानी लो, O2 को डाल दो। अरे मछलियाँ अंदर से O2, अरे वही तो लेती हैं यार, वही तो लेती हैं मछलियाँ पानी के अंदर, तो गैस इन लिक्विड हो गया, ठीक है। ये तीनों तरह के फेज इक्विलिब्रियम थे, ये हम फेज इक्विलिब्रियम में डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ें। अभी हमारा जो काम है वो इधर है, केमिकल इक्विलिब्रियम। ये दो तरीके का होता है, होमोजीनियस, इसमें जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं सेम फेज में होते हैं, रिएक्टेंट्स इन सेम फेज, ऑल रिएक्टेंट्स इन सेम फेज, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, हेट्रोजीनियस। कौन सा, हेट्रोजीनियस, जहाँ पर रिएक्टेंट के फेज डिफरेंट होते हैं, रिएक्टेंट फेज कैन बी डिफरेंट, ठीक है। सारी चीज़ देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट लॉ है वो पढ़ेंगे, तब हम आगे बढ़ते हैं, जो क्या है, गैस इन लिक्विड। इसके बिना कुछ समझ में नहीं आएगा, तो सबसे पहले ये कवर कर लेते हैं। एक सिस्टमेटिकली चलेंगे तो सारी चीज़ क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। हेनरीज लॉ सबको नहीं आता होगा, हम बता देते हैं। गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पीते हो, कार्बोनिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड दोनों होता है। लोग कहते हैं ये गला देता है हड्डियाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है। हाँ, लेकिन ये फॉस्फोरिक एसिड जो है, जो कैल्शियम होता है, वो एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम करता है बॉडी को। तो एक तरीके से ये तो हमारे पास इफ़ेक्ट नहीं डालता है, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड कैल्शियम डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है, बट इट्स नॉट लाइक कि ये हड्डियाँ गला देता है, ये सब मिथ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये काटा पीटी काट देते हैं, ठीक है। हेनरीज लॉ क्या कहता है, हेनरीज लॉ क्या कहता है कि
solubility of gas is directly proportional to the partial pressure of gas over solvent। साहब ठीक है, इसको समझते हैं, बहुत आराम से समझेंगे। ठीक है, फेवरेट होगी कुछ की तो ठीक है, पी लो भाई। कोल्ड ड्रिंक ले ली। कोल्ड ड्रिंक के बाद में क्या करता है, पानी भरते हैं ये लोग, हाई प्रेशर, सपोज 1 ATM प्रेशर बाहर था, हमने क्या किया, हमने इसमें कितना 20 ATM प्रेशर पे हमने पास CO2 इंसर्ट कर दी। CO2 का टेस्ट भी बन जाता है, उसके साथ में इस CO2 के टेस्ट बन जाता है, और उसमें जो झाग निकलते हैं वो देखा वो इसी की वजह से निकलते हैं। इसकी जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा इसमें सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। 20 ATM पे प्रेशर पे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी हो जाती है, एकदम से झटके से खुलती होगी, देखा होगा आप लोगों ने। तो वो हेनरीज लॉ है कि जितना भी हमारे पास में प्रेशर, पार्शियल प्रेशर होगा गैस का, उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक एक्सरसाइज है, वो करनी है इक्विलिब्रियम को सोच के, सारी चीज़ समझेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई द ग्राफ विच रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम। एक एक्सरसाइज शुरू हो गई है, हमारे क्वेश्चंस शुरू हो गए, टू द पॉइंट देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, हमारे पास रिएक्शन कैसे होती है, आर कोई रिएक्टेंट है, मतलब कि कोई मैंने मान लो PCl5 ही दे रखा है, PCl5 दे रखा है, वो PCl3 प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो रहा था, मतलब Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। प्रोडक्ट ये हो गया हमारे पास में, सॉरी ये प्रोडक्ट हो गया हमारे पास। तो कंसंट्रेशन है यहाँ पे, ये कंसंट्रेशन है, ये टाइम है। जब मेरा कंसंट्रेशन यहाँ है तो ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ से ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, रिएक्टेंट का घट रहा है, सही है साहब, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास में। तो क्या ये इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट कर रहा है? कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये एक जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ये कांस्टेंट हो चुका है। देखो ये ऐसे ही चलता जाएगा, जितना PCl5 टूट रहा है उतना PCl3 बन रहा है, तो ये कांस्टेंट हो गया यहाँ जाके, इसलिए ये बिल्कुल सही है। यहाँ देखो, यहाँ पे ये भी कांस्टेंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है, 5 ग्राम ये बन रहा है तो 5 ग्राम ये भी बन रहा है। ये सपोज 8 ग्राम बन रहा था, ये 2 ग्राम बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बन तो रहा है ना, कांस्टेंट होना चाहिए हमारे लिए। इसको देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये रेट है, ये टाइम है, ठीक है। अब रेट कांस्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे पास में रेट इक्वल भी होना चाहिए, RF इक्वल टू RB। हमारे पास में रेट क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, ठीक है साहब। कॉन्सेंट्रेशन, एक सेकेंड, ये क्लियर कर देता हूँ मैं सारी चीज़, गंदा हो गया थोड़ा। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। RB ये रेट हो गया, तो हमारे पास में ये रेट कुछ और है, ये रेट कुछ और है, तो ये हमारे पास में रिएक्शन नहीं है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं डिफाइन कर रहा है। क्यों? इसका रेट मान लो कुछ भी है, 0.5 है, इसका 0.2 है, कुछ भी हो सकता है, कमी होगा इससे 0.2 ग्राम पर मोल, कुछ भी है, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है। उसके बाद में ये कॉन्सेंट्रेशन, हाँ कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का इसका अलग हो सकता है, लेकिन रेट नहीं हो सकता, तो ये भी ठीक है। उसके बाद में हाँ ये देखो, ये आ गया ना हमारे पास, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है। अगला देखते हैं अपने पास में क्या है, रेट टाइम, ठीक है, ये रेट है, ये टाइम है, तो क्या है बताओ, सोचो, हमने क्या बोला, रेट बराबर होने चाहिए, सब फर्जी बातें हैं, रेट बराबर नहीं है तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं। एक ही चीज़ याद रखनी है, रेट बराबर नहीं है तो इक्विलिब्रियम नहीं है। इससे आपके 1-2 सवाल क्वेश्चन उठा के करोगे तो आराम से सॉल्व होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ अब चलते हैं हम डीप में थोड़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो साहब, सबसे पहली केमिकल इक्विलिब्रियम की ख़ास बात क्या होती है
It is dynamic in nature. Write everything what I am writing. It is dynamic in nature. डायनेमिक का नेचर क्या होता, मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन कंटिन्यूज टू अकर. फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन कंटिन्यू टू अकर. आराम से समझते हैं इसको. रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट भी इसमें बदलता रहेगा, ये प्रोडक्ट भी इसमें बदलता रहेगा. ये कांस्टेंट नहीं हो जाता. एक बार मैंने 50 ग्राम बना दिया, मैं नहीं बनाऊंगा साहब, ऐसा कुछ नहीं है. ये टूटता रहेगा, ये बनता रहेगा, ये टूटता रहेगा, ये बनता रहेगा. दैट इज़ वाई इट इज़ डायनेमिक. ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो. दूसरा पॉइंट है इसका, सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, at equilibrium rate of forward reaction and backward reaction number second, at equilibrium the rate of forward reaction as well as, write with me, as well as backward reaction becomes equal. ठीक है, समझ रहे हो? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है इक्विलिब्रियम में. क्या सीखा था अभी कुछ देर पहले? तमीज़ से बना देता हूँ. क्या सीखा था अभी? यही तो था, ये इक्विलिब्रियम है लेकिन ये इक्विलिब्रियम नहीं था. ये कॉन्सेंट्रेशन था, ये रेट था, ये रेट था, ये टाइम था, ये टाइम था. तो ये नहीं है, ये अलग अलग रेट है. ये है हमारे पास केमिकल ग्राफ, ये रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम को. ठीक है. तीसरी करेक्टरिस्टिक हमारे पास है, एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट बिकम कांस्टेंट. एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर of reaction component becomes constant. कांस्टेंट का मतलब वो बन रहे हैं, टूट रहे हैं. कांस्टेंट उतना ही है, ये नहीं है वो रुक गया है, वो बनता भी है, चेंज नहीं होते हैं. डू नॉट चेंज. अगर एक बार बन गया 5 ग्राम तो 5 ही ग्राम मानेंगे उसको. ठीक है. सबसे ख़ास बात आने वाली है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. हमने ये लिखा था, PCl5 इज़ कन्वर्टिंग इनटू PCl3 प्लस Cl2 गैस. ये सारे गैस थे. ठीक है, सारे गैस हैं. अगर मैं ऐसे लिखूं PCl3 प्लस Cl2 गैस, इसको ऐसे लिखते हैं. ठीक है, ठीक है साहब, लिख दिया ऐसे. तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है. अगर ये बनाऊंगा तो ये मिलेगा, ये बनाऊंगा तो मिलेगा. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम बोथ डायरेक्शंस. ठीक है, सही है साहब. ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं. अरे यही वाला PCl5 उठा लो. एक सेकेंड, देखो देखो देखो, अरे देख के जाओ, देख के जाओ. T = 0 पे, ये समझ में नहीं आई. हमने रिएक्शन स्टार्ट करी, एक बीकर लिया. ठीक है, T = टाइम 0 है. अभी रिएक्शन में PCl5 डाला, PCl5 डाल दिया साहब. ये गैस है तो इसमें PCl5 पाइप से डालेंगे. ठीक है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे. तो ये हमने 1 मोल लिया सपोज, तो यहाँ 0 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा. इसको हमने उल्टा ले लिया. PCl5 ले लेते हैं. PCl5 कन्वर्टिंग इनटू
PCl3 प्लस Cl2 गैस। ठीक है, इसको हम करने के बाद में t इक्वल टू 0 पर लेते हैं तो क्या होगा, अपने पास में ये 1 था, ये 0 0 एट t इक्विलिब्रियम पे सपोज कि ये 0.3 यहाँ बचा तो 0.7 यहाँ कन्वर्ट हो गया होगा, 0.7 ये बन गया, 0.7 ये बन गया। या फिर ऐसा मान लो इसको t इक्वल 0 पे ये सारा ख़त्म हो गया और ये सारा बन गया 1 मोल इक्वल। या फिर t इक्वल इक्विलिब्रियम पे ये भी हो सकता है कि ये 0.3 बना हो, ये 0.77 बना हो। या ठीक है साहब, आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आई थिंक यू हैव नोटेड डाउन एवरीथिंग, तो ये आगे डिलीट करता हूँ मैं। ठीक है, 1 सेकेंड सॉरी। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट का हम रोल पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए याद रखो कैटलिस्ट हेल्प्स इन अचीविंग इक्विलिब्रियम क्विकली but it does not alter equilibrium, concentration और partial pressure। ठीक है साहब, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करेगा, अगर हमारे पास में रिएक्शन ऐसे जा रही है, रिएक्शन का पाथ ये है, तो केवल क्विकली अचीव कराने के लिए कैटलिस्ट करेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर को चेंज नहीं करेगा। ये बस उसकी इक्विलिब्रियम को अटेन जल्दी करा देगा। ठीक है, आगे इसका डिटेल पूरा पढ़ेंगे। आगे लिखो, 6 कैरेक्टरिस्टिक इज इफ रिएक्शन कंपोनेंट इन्वॉल्व गैसेस देन इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड ओनली इन क्लोज्ड वेसल। अगर हमारे पास गैसेस हैं तो अगर इनको हवा में रख दो तो क्या इक्विलिब्रियम बनाएगा, तुम ही सोचो ना। अगर गैसेस को, अरे मेरा डब्बा था, मैंने इसमें ऑक्सीजन डाल दी, अरे भाई किससे कह रहे हो, ऑक्सीजन कहाँ डाल दी, वो तो उड़ गई, कहाँ है वो, ऑक्सीजन नहीं है इसमें। इसको अगर ऑक्सीजन देनी है, इसको पहले सील पैक करो, सील पैक करने के बाद पाइप डालो, उसके बाद में नोज़ल लगाओ और फिर रखो। अरे फुटबॉल में हवा डाली और फुटबॉल की पिनी खोल दी तो क्या हवा रह जाएगी उसमें। तो इक्विलिब्रियम गैसेस में केवल क्लोज्ड वेसल पे ही स्टडी करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको लिख लो पॉइंट को। इफ रिएक्शन कंपोनेंट्स इन्वॉल्व gases then equilibrium can be achieved only in closed vessel। ठीक है, ओके, चलिए समझ गए इतनी बात, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये सारा बेस बन रहा है आपका, अगर ये कहीं भी डगमगाओगे तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। लॉ ऑफ मास एक्शन गिवन बाय Goldberg and Vega। According to it, first of all we will write the definition. According to it, rate of reaction is directly, one second, there is something, rate of reaction is directly proportional to the active mass of reactants raised to the power of their stoichiometry coefficient। stoichiometric coefficient A plus B converting into C plus D। ये मेरे पास एक ग्रेट इक्वेशन है,
ठीक है। ठीक है साहब, ये हमारे पास बहुत बढ़िया बन गया। तो ठीक है, ये मेरे पास एक रिएक्शन है। अब देखो इसको गौर से देखो, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट पार्ट, ये प्रोडक्ट पार्ट हो गया। ये भी प्रोडक्ट हो सकता है, अगर हम C+D रिएक्टेंट की तरह ले लें तो ये प्रोडक्ट भी बन सकता है। ये रिएक्टेंट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ये इधर जा रहा है। ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। इसमें क्या क्या, अकॉर्डिंग टू इट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, जैसी डेफिनेशन बोलता है हम वैसे ही लिख रहे हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिख देते हैं। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन सब मान लेते हैं। क्या कह रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ ए टू द पावर स्टोइशियोमेट्री एम, active mass of B, stoichiometry B. Similarly, rate of reaction of for backward reaction C, active mass of C की power C, active mass of D की power D। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने दोनों लिख लिए हैं। अब क्या करना है, फिर भी मैं लिख देता हूँ एक बार। RF/RB क्या है, rate of forward reaction and backward reaction के, ठीक है, this will be directly proportional now। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब हम RF लिखेंगे तब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन क्या करना पड़ता है, हटाना। तो यहाँ पे क्या आता है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे KF, एक्टिव मास ऑफ ए स्टोइशियोमेट्री ए, एक्टिव मास ऑफ बी स्टोइशियोमेट्री बी। सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड जब रिएक्शन लिखेंगे तो के बी सी सी डी डी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो कंडीशन क्या है, ये हो गया एट इक्विलिब्रियम। क्या कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम पे, याद करो, क्या याद करा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। कुछ नहीं करना है, बस इक्वल पुट कर देना है। इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, के एफ ए एक्टिव मास ए, ये बी की स्टोइशियोमेट्री इक्वल टू के बी सी डी डी। के एफ को इधर ले जाओ, इसको के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी ए डी डी। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, ए की पावर ए, बी की पावर एक्टिव मास ऑफ, ये क्या है, ए बी एक्टिव मासेस हैं सबके, ए एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी, एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। राइट इन बोल्ड, इसको याद रख लेना, इसको बोलते हैं हम के इक्विलिब्रियम। इसके आगे लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच ओनली डिपेंड्स ऑन, ओनली 5 10 20 50 जितने स्टार मारने मान लो, ओनली कैसे याद रहेगा तुम्हें, ओनली बताओ, सोचो क्या नहीं भूलोगे, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्या याद नहीं रहेगा इसमें, वही सोचो जो याद नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, देखो उधर करके नहीं याद रहेगा। ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो साहब, इसमें आप केसेस बनेंगे, हम बहुत आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ कवर हो जाएगी। पहला केस पढ़ते हैं हमारे पास में। फर्स्ट केस क्या होता है हमारे पास में, लिक्विड सॉल्यूशन। अगर हमारे पास में लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। अरे भाई घोल तो होता है, कॉन्सेंट्रेशन ही बोलते हैं उसको। तो घोल को क्या चेंज हो जाता है हमारे पास में, एक्टिव मास में क्या कन्वर्ट हो जाएगा वहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन। वही एक्टिव मास जो है ना वो कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगा। तो हमारे पास के इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हो गया इक्विलिब्रियम पे, सी इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसकी पावर सी, डी का डी, ये कॉन्सेंट्रेशन का साइन है।
बी इक्विलिब्रियम बी। समझ में आ रहा है कि ये तो नहीं हो कि क्या कर दिया ऐसा नहीं। देखो दोबारा समझो, हमने ये लिखा था ना कि इक्विलिब्रियम एक्टिव मास ऑफ सी पावर सी, एक्टिव मास ऑफ डी की पावर डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ ए की पावर ए, एक्टिव मास ऑफ बी की पावर बी, ये था। इसको जब एक्टिव मास को हम लिक्विड सॉल्यूशन के कंपेयर करेंगे तो उस केस में हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, और जब कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे तो इसको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में लिखना पड़ेगा ना। अरे भाई कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। केस नंबर 2 क्या होता है, अगर हमारे पास हम और कुछ खेलेंगे, हम बोले हम गैस लेंगे, ले लो साहब गैस ले लो। गैस में क्या होता है, अभी बताया था फुटबॉल में क्या करते हो, प्रेशर। जब प्रेशर दोगे तो क्या होगा हमारे पास में, केपी होगा ना। अब मेरे पास में सी प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इक्विलिब्रियम सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी इक्विलिब्रियम पे डी हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ये ए हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर बी ये बी हो जाएगी। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया अपना काम, के पी और के सी की वैल्यू निकल गई। और के सी की क्या आई थी, कंसंट्रेशन ऑफ सी इक्विलिब्रियम पे सी, और डी की जगह ये आ गया, एक इक्विलिब्रियम बी इक्विलिब्रियम। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। समझ में आ रहा है क्या गा रहा हूँ उधर हैं? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नंबर थर्ड केस क्या है, इन केस ऑफ प्योर सॉलिड। अगर हमारे पास में प्योर सॉलिड है तो प्योर सॉलिड का कैसे रिएक्शन करोगे साहब, प्योर लिक्विड खाली पानी ले लिया या फिर एक्सेस सॉल्वेंट ले लिया, तो उस केस में क्या है, एक्टिव मास क्या हो जाता है, यूनिटी हो जाता है और रिप्लेस्ड बाय यूनिटी 1 मान लेते हैं उसको। वो चेंज नहीं होता, अरे भाई जो चीज़ बल्क में ले लो वो उतना है। समंदर में पानी निकालते रहो, अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे देखो कुछ फ़र्क पड़ेगा। उसी तरीके से हम एक्सेस की बात करते हैं तो उस चीज़ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है, ओके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल H2O लिक्विड इज़ कन्वर्टिंग इनटू H2O गैस। इसके लिए केपी की इक्वेशन लिखो, फटाफट से लिखो, वीडियो पॉज करो और लिखो केपी क्या लिखा है हमारे पास में। ये क्या हो गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखो, प्रेशर ऑफ H2O गैस, लिक्विड के क्या हो गया, एक्सेस है ये कितना लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा ना, इसका 1 हो गया, तो प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर केपी की वैल्यू क्या होगी, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लिखो, लिखते जाओ, लिखना नहीं रोकना है, हाथ चलेगा दिमाग चलेगा, ठीक है, हाथ नहीं रुकना चाहिए। PH2O वेपर प्रेशर ऑफ आइस, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ आइस, ठीक है, ओके। एक और रिएक्शन लिखो, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है अपने पास में, इक्विलिब्रियम का साइन थोड़ा अच्छा बना है यार, अच्छे से पढ़ा है, प्लस CO2, ये CO2 ही है, कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो निकालते हो, ठीक है। केपी की वैल्यू ज़रा बताओ ज़रा केपी की वैल्यू क्या आएगी, ये सॉलिड ये 1, ये सॉलिड ये 1, बचा क्या गैस, केपी इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2 नहीं हो गया, केसी इक्वल टू कितना हो गया, और केसी कितना हो जाएगा, केसी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ठीक है नहीं, ठीक है, चलो कंसंट्रेशन की वैल्यू हो गई हमारे पास में ये। चलो आगे चलते हैं और रिएक्शन देखते हैं। एक रिएक्शन है CH3COOH एसिटिक एसिड, एक्वस ले लिया हमने, एक्वस का मतलब होता है ये टूट जाएगा, प्लस H2O लिक्विड, पानी में डाल दिया एसिटिक एसिड, इसमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या आएगा, ये आ गया एक्वस प्लस H3O प्लस एक्वस,
ठीक है, इसकी तरह इक्वेशन लिख के जाएगा फटाफट से। क्या होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन है, लिक्विड ले रखा है तो Kc आएगा इसकी जगह। Kc Kp में अंतर समझ गए, जब गैस होंगी तो Kp लेंगे और जब लिक्विड सॉल्यूशन होगा कॉन्सेंट्रेशन होगा तो Kc लेंगे। ये देखो एक्वस है, बिल्कुल लिखो इसका कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ऐसे लिखते हैं ना, ये तो पता है, नहीं है तो मैं ऑर्गेनिक में सही से समझा दूंगा इसको भी। H3O+, ठीक है। रिएक्टेंट में क्या आएगा, एक्वस CH3COOH। ये तो पानी एक्सेस में, इसका तो 1 मान लेते हैं। ये हो गई इसकी इक्वेशन Kc की, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। और रिएक्शन, एक और रिएक्शन है, बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। CH3COOH + C2H5OH लिक्विड इक्विलिब्रियम में है। CH3COO C2H5 लिक्विड प्लस H2O लिक्विड, ठीक है। इसकी तरह Kc लिखना, देखो CH3 ये लिक्विड है, ये लिक्विड, ये लिक्विड, सारी लिक्विड है, आंख बंद करके डाल दो। पानी है नहीं, कोई एक्सेस है नहीं, सारा आंख बंद करके डाल दो। अगर कुछ भी मेंशन होगा ना तो वो क्वेश्चन खुद ही बता देगा। H2O ये है, लिक्विड है, लेकिन ये प्रोडक्ट में बन रहा है, एक्सेस में नहीं है। H2O हम यहाँ लेंगे, CH3COOH, इसके अलावा C2H5OH, ठीक है। चलो साहब, अब देखो कि इक्विलिब्रियम हमने दो तरीके से स्टडी किया, समझते रहना, एक Kp की तरह, एक Kc की तरह। ये दोनों ट्रू इक्विलिब्रियम हैं। कौन से हैं? ट्रू इक्विलिब्रियम, ठीक है। कांस्टेंट डिपेंड्स किस पे, अभी क्या भूल गए थे, क्या भूले थे? ओनली ऑन टेम्परेचर। क्या भूले थे? ये भूले थे ना, ये भूल कैसे गए, कैसे भूल गए, कैसे भूल गए? चलो ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर एमसीक्यू में आ जाएगा दे देगा सीधा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है नहीं करता है, सीधा नहीं करता है, नहीं, नो इफ एंड बट, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर करता है, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, Kx। एक और आता है अपने पास Kx। अगर हमारे पास में कोई रिएक्शन है, सपोज कि ए रिएक्टेंट के A मोल प्लस बी के B इक्विलिब्रियम CC, तो Kx कितना हो जाएगा हमारे पास में? अगर इसके निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C की पावर C हो जाएगा, एक की A इंटू टोटल कितना हो जाएगा B, ये हो जाएगा Kx, ठीक है। Kx वैसे ही निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल के देख लेना, वरना मैं बता दूंगा कमेंट सेक्शन में, अगर किसी को भी प्रॉब्लम होगी आई विल टेल यू, ठीक है। ये सारे मोल फ्रैक्शन थे, XA, XB, XC, ये क्या है? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, B, C रेस्पेक्टिवली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। KPC, व्हाट इज KPC, ठीक है। अब KPC क्या होता है? HCl गैस ली, इक्विलिब्रियम में लाई H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ठीक है। तो KPC कितना हो जाएगा हमारे पास में? H प्लस भी होगा, Cl माइनस भी होगा, और प्रेशर ऑफ HCl भी होना चाहिए साहब, बार या ATM जो भी होगा। ये नहीं समझे? अरे देखो यार, तुम लोग भी ना डब्बे बहुत बनवाते हो। सुनो, HCl गैस ले ली, HCl गैस में क्या किया हमने? 5 लीटर पानी डाल दिया HCl गैस में, HCl गैस वाटर डाल दिया तो H प्लस में टूट जाएगा वो, और Cl माइनस में टूट जाएगा, बस पानी में डाल के एसिड और डाइल्यूट हो गया, तो ये इक्वेशन बन गई उसकी।
क्या दिक्कत है इसमें। अब हम बात कर लेते हैं अगली रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। ठीक है, A प्लस B मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस क्लास। ठीक है, A कन्वर्टिंग इनटू B, तो हमने पास Kp चल रहा था और Kc चल रहा था, दो ही चल रहे थे। अगर हमारे पास Kp होता तो ये क्या होता, प्रेशर होता B अपॉन A। इसकी अगर स्टोइचियोमेट्री B है, इसकी A होगी, इसकी क्या है Kc, इसका होगा कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर P कंसंट्रेशन ऑफ A की स्टोइचियोमेट्री A। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी गैसियस स्टेट में, शायद याद हो। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती थी, PV इज इक्वल टू nRT। पढ़ा था कहीं चमका? अरे कभी तो पढ़ा होगा, PV इक्वल टू nRT। ठीक है, तो P को यहीं रखो, N अपॉन V यहाँ रखो और RT यहाँ रखो। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या कहलाता है, कॉन्सेंट्रेशन ही तो होता है भाई, कॉन्सेंट्रेशन ही तो होता है। यहाँ से वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन की क्या आ जाएगी, देखो ज़रा, रखो ज़रा कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू, रख के देखो, A की वैल्यू रखो और B की वैल्यू रखो दोनों की, तो Kp क्या आ जाएगी यहाँ से वैल्यू, Kp की वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B RT अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A RT, ये B ये A। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको कैसे लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ B, इसको खोल दें, RT, ये दोनों कॉमन है, RT B माइनस A, B माइनस A, A की पावर A। ठीक है, अब हमारे पास देखो क्या है, Kp इक्वल टू क्या आ गया, ये वैल्यू किसकी थी, कंसंट्रेशन की थी, ये क्या थी Kc, ये क्या था Kc, RT, इसको हम डेल्टा Ng लिख सकते हैं, नंबर ऑफ गैसेस मोल एक्सचेंज। तो ये क्या हो जाएगा, Kp इक्वल टू Kc डेल्टा एट, यही रिलेशन होता है Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, ये याद कर लो, भूल जाओगे इसको, भूल के दिखाओ ज़रा इसको, Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng, दो बार बोलना, Kp इक्वल टू Kc प्रेशर किसके, कॉन्सेंट्रेशन RT डेल्टा Ng, भूल के दिखाओ। ठीक है साहब, आज यहाँ तक करते हैं, उसके बाद इसको रिवाइज करो, एक बार देखो, दो बार देखो, हाथ से बनाओ सारी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया आगे। हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने बताया कितने क्वेश्चंस आएंगे इसके, कितने नीट में, कितने जेई में। उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम को बताया, H2O का एक सिंपल एग्जाम्पल लिया। उसके बाद में PCl5 का एग्जाम्पल लिया, कैसे दोनों तरफ से इक्विलिब्रियम पॉसिबल हो सकते हैं और होता है अगर आप कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर चेंज ना करो। हम डेफिनेशन देखी सॉरी कंसंट्रेशन प्रेशर टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट, डू नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, आगे देखते हैं हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम देखा, फेज इक्विलिब्रियम देखा, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन देखा, गैस इन लिक्विड देखा, केमिकल इक्विलिब्रियम होमोजीनियस, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डीपली, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल होमोजीनियस हेट्रोजीनियस सारी चीज़। उसके बाद हमने हेनरीज लॉ पढ़ा, कोल्ड ड्रिंक क्यों पीते हो पता चल गया, मज़ा आता है ना। उसके बाद में हमने ग्राफ पता करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आए फिर से मुझसे पूछ लेना, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने करेक्टरिस्टिक पता चली, डायनेमिक होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होती है, पार्शियल प्रेशर रिएक्शन कंपोनेंट बिकम कांस्टेंट हो जाता है हमारे पास में, कैटलिस्ट कोई भी हमारे पास में अचीविंग इक्विलिब्रियम क्विकली अटेंड करा सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे असर नहीं डालता है। छठी हमने क्या देखी, अगर हमारे पास गैसेस हैं और क्लोज वेसल नहीं है तो इक्विलिब्रियम नहीं अटेन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने रिलेशन देखा कि लॉ ऑफ मास एक्शन देखा, गोल्डबर्ग एंड वेगन ने दिया था, इसने क्या बोला था, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ दिस स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है,
ये सब देखा हमने, ये देखा, ये यहाँ से Kp निकला एक्टिव मास को हमने दो तरीके से प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिख दिया। अगर गैसेज हैं तो ये सॉल्यूशन है तो कॉन्सेंट्रेशन। के इक्विलिब्रियम निकाला यहाँ से हमने Kf/Kb से, जो हमारे पास किस पर डिपेंड करता है, ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा हमने, नंबर ऑफ़ केसेस पढ़े। केसेस में क्या पढ़ा, लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ा, गैस पढ़ा, सॉलिड पढ़ा। लिक्विड में कंसंट्रेशन हो जाता है, गैसेस में प्रेशर हो जाता है, प्योर सॉलिड में यूनिटी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, CH3। ये कई सारे एग्जाम्पल थे, यही लिखने आती है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम में एकदम टिप टॉप करके आओगे, इतना ही कर जाना। ठीक है, CH3COO C2H5 ये एग्जाम्पल दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार आ चुका है। ठीक है, आगे ये KX हमने मोल फ्रैक्शन का देख लिया। उसके बाद में Kp इक्वेशन देख ली, Kp = Kc डेल्टा Ng। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लो, सोते उठते बैठते 10 बार लिखो, हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं है, यही रिलेशन डायरेक्टली काम आएगा। ठीक है, सो इन द लास्ट, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, please support this channel. Thank you very much.